Hello students, welcome to the channel. I am Mahrukh and I deal with daily current affairs और आज का current affair है 17 जुलाई 2024 का. So as you know हम अपना session start करते हैं एक positive note के साथ and today's quote is no matter your age you will always wish that you start younger but today if the youngest you will ever be again. As they say देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, जब जागे तब सवेरा. सो हर इंसान ये विश करता है काश यार ये मैंने काम थोड़ा जल्दी कर लिया होता, काश मुझे समझ होती उस टाइम पर, काश ये मैंने कुछ पहले ही समझदार होकर ये काम स्टार्ट कर लिया होता. सो रादर देन हैविंग सो मच ऑफ रिग्रेट एंड रिमोर्स इन योर हार्ट, वन शुड बी ऑलवेज विद द मोटिवेशन कि आप हमेशा यंगेस्ट ही होते हो अपनी एज में जब आप कोई काम शुरू करते हो. सो विद दिस वी विल स्टार्ट आवर सेशन. पहली न्यूज है कोटा की, राइट? 15% not that quota which is in राजस्थान जहाँ पे so much of suicides occur among the students. ये कोटा की बात कर रहा है, 50% कोटा रिजर्वेशन, right? So what Karnataka government is right now tabling a bill that says कि उन्हें 50% वो कोटा देंगे locals को, ठीक है, in management position, ठीक है. 50% कोटा for local people कर्नाटका के ही जो है in management position, ठीक है. That is a reservation that this Karnataka government is going to table soon in the bill. So Karnataka cabinet ने एक क्लियर किया है बिल जो मैंडेट करता है कि इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज और जो अदर एस्टैब्लिशमेंट्स है that's going to appoint local candidate 50% in the management position and 75% in the non-management position. इसके बहुत से reasons हो सकते हैं अगर हम वो कॉन्फ़िगर करेंगे. It's a political move, ठीक है. लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट एक तो हो गया ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो कितना गंभीर सिचुएशन है अमंग द यूथ दैट रिजल्ट्स टू सो मेनी सोशल इवल्स. सो लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट देने से एक तो अनएम्प्लॉयमेंट वाला मुद्दा दे आर राइट नाउ वो अपना लोकली वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिक्स का ये खेल है कि अगर वो लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट देंगे, लोकल्स को खुश करेंगे, दैट मीन्स गवर्नमेंट सफल है उस एरिया में. सो देयर कैन बी मेनी रीजंस व्हाई कर्नाटका इज कमिंग अप विद दिस थिंग. सो राइट नाउ न्यूज़ यही है कि कर्नाटका इज क्लियरिंग अ बिल जो मैंडेट करता है 50% रिजर्वेशन फॉर द लोकल पीपल ऑफ कर्नाटका in management position and 75% in non-management positions पे. कर्नाटका का स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट इन द इंडस्ट्री फैक्ट्री एक अनदर एस्टैब्लिशमेंट बिल है ये, दैट इज द बिल 2024 का, जिसे क्लियर किया गया है कैबिनेट मीटिंग ने जो चेयर हुई थी 20 जुलाई 15 को, ठीक है, बाय द चीफ मिनिस्टर दैट इज सिद्धारमैया. It is expected to be table in the ongoing legislature session में. ये लोग इसे बिल को क्लियर करने लगे हैं. सो ये एक्ट कहता है कि जो लोकल कैंडिडेट है, जो लोकल बंदा है, एज अ पर्सन कौन लोकल एलिजिबल होगा, कौन सा प्रोविजन है जो लोकल को एलिजिबल करता है. लोकल वो होगा जो बॉर्न होता है इन अ डोमिसाइल, जिसके पास डोमिसाइल है कर्नाटका का, ठीक है, एंड इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट. 15 ईयर्स तक वो डोमिसाइल्ड है, रह चुका है कर्नाटका में, या तो वो बॉर्न है या 15 साल से कर्नाटका में है, एंड हु इज कैपेबल ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग कन्नड़ लैंग्वेज जो कर्नाटका में बोली जाती है, ठीक है जी. in the legible way, legible in a like which can be easily read and has passed required test जो नोडल एजेंसी कंडक्ट करेगी. उस टेस्ट को अगर वो पास कर लेगा तो उसे उस इंसान को कंसिडर किया जाएगा एज अ लोकल पर्सन. सो व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर हैविंग अ कैटेगरी फॉर उस कैटेगरी पे खड़ा उतरने के लिए. नंबर 1 शुड बी अ बॉर्न इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका या एंड हु इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका 15 सालों से, एंड हु इज एलिजिबल, ठीक है, वो आराम से बोल पा रहा है कन्नड़ लैंग्वेज जो कर्नाटका में बोली जाती है, लिख पा रहा है, बोल पा रहा है कन्नड़ लैंग्वेज, और वो टेस्ट जो है उसे पास करता है जो नोडल एजेंसी कंडक्ट करती है, ठीक है जी. अंडर द एक्ट कैंडिडेट मस्ट हैव अ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, राइट. इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो कैंडिडेट है उसके पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट क्लास 12 का सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ कन्नड़ एज अ लैंग्वेज
If not, they should pass a Kannada proficiency test as specified by the nodal agency notified by the government. So very clearly Kannada language को महत्व देते हुए they have come up with a quota, ठीक है, for the local people, जिसमें वो 50% दे रहे हैं in the management position और 75% दे रहे हैं the non management position पे. So what is the provision? क्या उन्होंने इसका eligibility रखी हुई है? इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक बंदे के पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें कन्नड़ उसकी एक लैंग्वेज होनी चाहिए एज अ लैंग्वेज, या वो पास करे कन्नड़ लैंग्वेज का टेस्ट जो स्पेसिफाई करती है बाय द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट. चलिए जी, इफ क्वालिफाइड और सुटेबल लोकल कैंडिडेट्स, अगर इन केस ऐसा कुछ हो रहा है एक ऐसे सर्कमस्टांसेस पर इंडस्ट्रीज के पास स्किल्ड लोकल लोग नहीं हैं, ठीक है, लोकल आर नॉट अवेलेबल इन द इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट, सो व्हाट दे विल डू इज दैट कि ये इंडस्ट्रीज कोलैबोरेशन में काम करेगी गवर्नमेंट स्कूल्स के एंड 3 सालों में ये लोकल कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करेंगी फॉर दैट इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए. क्लियर है? चलिए, विद दिस वेरी फैक्चुअल न्यूज थी कि कर्नाटका इज क्लियरिंग अप. एक वेरी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला है इन कर्नाटका स्टेट, राइट, जिसमें रिजर्वेशन का खेल खेला जा रहा है लोकल लोगों के लिए. आई डोंट नो वेदर ये राहत का काम करेगा कि नहीं करेगा, बट अभी के लिए ये बिल लाने की कोशिश हो रही है इन द ऑनगोइंग लेजिस्लेशन में, जहाँ पे द चीफ मिनिस्टर इज गोइंग टू हैव अ बिल जहाँ जो कहता है कि 50% रिजर्वेशन दी जाएगी मैनेजमेंट में, ठीक है, और 75% दी जाएगी नॉन मैनेजमेंट में. नाउ द सेकेंड न्यूज आती है फ्रॉम आवर एपिक्स कोर्ट, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, जिसकी सीट है दिल्ली में, जिसके कारण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़. वहां से न्यूज ये है कि 2 जजेस को अपॉइंट किया गया है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और टोटल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है इसकी 34 फुल जुडिशियल स्ट्रेंथ जितनी है. सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन ट्यूसडे, सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज वेरी क्लियर. प्रेसिडेंट ने अपॉइंटमेंट की है जस्टिस N कोटेश्वर एंड जस्टिस R महादेवन एज सुप्रीम कोर्ट जजेस, राइट. एंड इफ यू नो दैट कि N कोटेश्वर एक तो ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं, दूसरे ये हाल ही he was the चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, ठीक है, ये सर्व्ड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट. अब इन्हें जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया है. सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किया है जस्टिस N कोटेश्वर एंड जस्टिस R महादेवन को एज सुप्रीम कोर्ट जजेस. सो 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम बैठा था, जो हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जिन्होंने रिकमेंड किया है इन दोनों के नाम ऑन जुलाई 11 को, ठीक है, और प्रेसिडेंट मुर्मू ने अभी अपॉइंट किया है. सेंटर नोटिफाइड द 2 अपॉइंटमेंट दैट वर रिटर्न द टॉप कोर्ट. फुल सेक्शन जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो इनके साथ पूरी होती है, दैट इज 34. अब एज अ UPSC aspirant we will try to configure collegium, we will try to understand the appointment procedure and we will try to understand this word, that is a full sanctioned strength क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की. चलिए जी, जस्टिस सिंह, जो मैंने बताया कि कोटेश्वर सिंह जी जो हैं वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, अभी ही चीफ जस्टिस थे वो जम्मू कश्मीर के. वो पहले जज हैं जो मणिपुर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, मणिपुर स्टेट को बिलोंग करते हैं, राइट. और मणिपुर के रिप्रेजेंटेशन होना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. और ये स्टेट ने, बिकॉज ये जो स्टेट ने ये एथनिक इश्यूज करंटली जो वायलेंस देखा था 1 साल से, वो 1.5 सालों से देखते आ रहे हैं, उसमें ये काफ़ी मेजर स्टेप रोल प्ले करेगा. चलिए, वन ऑफ द फैक्ट्स हम पढ़ेंगे, वो सम ऑफ द क्रिटिसिजम्स कोलेजियम सिस्टम की जो हमने बात की. सो देयर आर सम क्रिटिसिज्म, ये कोलेजियम सिस्टम जो हेड करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके कुछ क्रिटिसिजम्स हैं. क्रिटिक्स कहते हैं कि इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है. पब्लिक तो इनके जो भी डिसीजंस होते हैं जो ये अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉलेजियम बताती है ना कि कौन सा जज अपॉइंट किया जाए, वो तो कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन दी है इन दोनों की, तो कॉलेजियम की बहुत लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है, वो पब्लिक डोमेन को तो पता ही नहीं चलता. So there is a lack of transparency. The collegium system is often criticized for its lack of transparency as the reasons for collegium decision and they don't disclose it to the public. Then there is a judicial vacancies also.
It has struggled to keep up with the stagnant vacancies in judiciary, leading to the pendency of cases. There has been always हमने lacuna देखा है in the judicial vacancies, loophole देखा है. उसकी वजह से क्या है, जो कार्यकाल है, लीगल कार्यकाल है, वो थोड़ा एक हाल्ट पे चला जाता है. There is a pendency of cases, right? Charges of nepotism कि जो जुडिशरी है वो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म में बहुत बिलीव करती है. अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, बिकॉज कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी का भी कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं. पब्लिक को ही नहीं, जब आप अकाउंटेबल हैं तो कौन रखेगा चेक एंड बैलेंसेस? दैट इज वेरी कॉमन इन जुडिशरी. So, against the system of check and balances, the collegium system violates the principles of checks and balances and ensures the complete exclusion of the executive doesn't participate in the judicial appointment process. So, इससे lack of accountability देखने को मिली है. Lack of representation, ये भी एक मेजर मुद्दा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन कॉलेजियन सिस्टम डज नॉट इंश्योर कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो वुमेन की. सो देयर आर सम क्रिटिसिजम्स रिगार्डिंग दिस कॉलेजियम सिस्टम, जो रिकमेंड करता है कि कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होता है. इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. पब्लिक को इनके डिसीजंस के बारे में पता ही नहीं होता. देयर इज अ नेपोटिज्म, ठीक है, इट इज बिलीव कि ये नेपोटिज्म पे चलते हैं. ठीक है, आपका बाप है तो बेटे को एक अपर हैंड मिलेगा या समथिंग लाइक दैट वर्क्स ओवर हियर. देयर इज अ बिलीफ, ठीक है. सो नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म पे ये काम अभी भी कर रहे हैं. एग्जीक्यूटिव पार्ट नहीं, एग्जीक्यूटिव का इसमें कोई रोल नहीं रहता जुडिशियल डिसीजंस लेने में, तो एक लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी आप कह सकते हैं. दूसरा, इनफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन नहीं देखने को मिलती इस कॉलेजियम सिस्टम में. और जुडिशियल वैकेंसीज कॉन्टिन्यूसली हमने देखी है, ठीक है, इन द हाई कोर्ट, इन द सुप्रीम कोर्ट. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पेंडेंसी है वो केसेस की बढ़ रही है. राइट, इट इज नॉट. अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कॉलेजियन सिस्टम, अगर आप कहें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको ये चीज दी है जुडिशरी को, तो ऐसा कोई गिफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है. राइट, इंस्टेड ये इवॉल्व हुआ है, इंटरप्रेट हुआ है जजमेंट्स को. ठीक है, कुछ जुडिशरी की कुछ ये एक ऐसी चीज है कॉलेजियम सिस्टम कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ जजमेंट से इसकी पैदाइश हुई है. इट्स नोवेयर रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो अंडर दिस सिस्टम क्या है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट्स के साथ डील करते हैं. ठीक है जी, ये कॉलेजियम सिस्टम है आपका. अंडर आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट. ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन with such judges of the high court and the supreme court as the president may deem necessary. This is a very important thing to understand कि आर्टिकल 124 जो है, जो इंडिया के भारतीय संविधान का है, वो मेंशन करता है कंसल्टेशन. आओ बातचीत करते हैं. ठीक है, रिश्ता आया है, आओ बातचीत करते हैं. ठीक है, आप ये खुद ही बाप दादा बन गए हैं, दैट इज समथिंग अदर. वो इवॉल्व हुई है ये पिक्चर कि ये खुद ही सब कुछ करने लगे हैं. बट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स 124 कहता है कि आओ बातचीत करते हैं. प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा जजेस को आफ्टर द कंसल्टेशन. कंसल्टेशन करने के बाद, कंसल्टेशन इज व्हाट, अगर हिंदी का वर्ड करें कि आए डिस्कस करते हैं, वो कंसल्ट कर रहा है. जरूरी नहीं है, वो डीम्ड नहीं है कि वो मानेगा, पर कंसल्ट कर रहा है. पर एक्चुअली जुडिशरी ऐसे ही कॉलेजियम सिस्टम पर ही काम करती है. किसके साथ कंसल्ट करना है? 124 क्या कहता है? विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ, और उसको जो नेसेसरी लगता है कि उसको इंक्लूड करना, एंड उसके बाद कंसल्ट करने के बाद वो अपॉइंट करता है. 124 भारतीय संविधान ये कह रहा है. पर यहाँ पे रिकमेंडेशन किसकी मानी जा रही है? कॉलेजियम सिस्टम की, जिसका कोई रूट ही नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. The CGI is to be consulted. This is very important thing. The Chief Justice of India has to be consulted in every matter which is related to judiciary when it comes to the appointment, except उनकी अपनी अपॉइंटमेंट. ऑब्वियसली हर इंसान अपने आप को अपॉइंट करना चाहेगा. अपनी अपॉइंटमेंट के अलावा किसी और की अपॉइंटमेंट में CGI का रोल रहता है. क्लियर है? चलिए, अब हम कुछ जजमेंट्स पढ़ेंगे. जैसे कि हमने पढ़ा कि इट हैज इवॉल्व थ्रू जजमेंट्स, तो हम उन जजमेंट्स को एक देखते चलते हैं. SP गुप्ता और यूनियन ऑफ इंडिया 1981 की ये जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग जजेस डज नॉट रिक्वायर कॉन्क्यूरेंस.
ठीक है, इसमें इन्होंने क्लियरली बोला कि इसमें कॉन्क्यूरेंस की बात नहीं है, इसमें हाँ एक्सचेंज ऑफ व्यूज के आओ बताओ क्या करना है, किसको करना है, किसका काम अच्छा चल रहा है वगैरह वगैरह, एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज करना। ठीक है, कौन के इतना दबदबा राजगिरी की कहीं बात हुई नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, सो कॉन्क्यूरेंस, इस जजमेंट में कॉन्क्यूरेंस की बात ना होकर सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज की आई। कंसल्टेशन का उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंसल्टेशन का मतलब है वो कॉन्क्यूरेंस नहीं है, वो एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ व्यूज है। फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1993 का केस जो होता है उसमें इसने रिवर्स कर ली अपनी प्रीवियस जजमेंट और ऑल्टर कर ली डेफिनेशन ऑफ कंसल्टेशन को कॉन्क्यूरेंस में। अब उसने 1993 में कहा नहीं 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 नहीं, कंसल्टेशन का सही कह रहे हो, कंसल्टेशन का सही मतलब कॉन्क्यूरेंस ही होता है। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पर। ठीक है, 124 में बाइंडिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ जो हमने देखा, बट इन जजमेंट्स में ये जो इंटरप्रिटेशन है, गार्डियन और इंटरप्रेट कौन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो उसने इन जजमेंट से इंटरप्रेट किया है इस एक लफ्ज को, दैट इज द कंसल्टेशन। 1981 में कहता है कॉन्क्यूरेंस नहीं, एक्सचेंज ऑफ व्यूज। ठीक है, मुझे बताओ ये रिश्ता कैसा है, राइट जैसा होता है। ठीक है, मासड़ फुफड़ से पूछा जाता है कि बताओ ये रिश्ता कैसा है, वट एवर द थिंग इज दैट, राइट। अब कोई अगर फुफड़ उठकर या मासड़ उठकर तानाशाही करे, वो दूसरी जजमेंट में हमने देखा कि बाद में उन्होंने ये बोला पहले तो कॉन्क्यूरेंस की नहीं आ रही थी, एक्सचेंज ऑफ व्यूज की आ रही थी कि कैसे हैं। दूसरी जजमेंट जो 1993 की थी उसमें क्लियरली कर गए सुप्रीम कोर्ट नहीं नहीं, जो फुफड़ साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कॉन्क्यूरेंस को मान लिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस देते हैं वो बाइंडिंग हो जाती है प्रेसिडेंट पर टू अपॉइंटमेंट के रिलेटेड, राइट जी। चलिए, फर्दर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट, अपने 2 सीनियर कोलीग्स को कंसल्ट करेगा इस एडवाइस को देने से पहले। सो थर्ड केस आता है 1998 सुप्रीम कोर्ट का केस आता है जिसमें स्टेट करता है सुप्रीम कोर्ट कि कंसल्टेशन ऑफ द प्रोसेस ये अडॉप्ट किया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर्स कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ जजेस, 2 नहीं 4 कर दो। द सीजीआई शुड कंसल्ट टू कॉलेजियम ऑफ, पहले तो 2 सीनियर जजेस जो 1993 है वो 2 कह रही थी सीनियर कोलीग्स सीजीआई को टू कंसल्ट करना, इसमें सीजीआई क्या करेगा, प्लूरैलिटी मतलब 4 को सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करेगा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इवन इफ 2 जजेस, अगर 2 जजेस उसमें से एडवर्स ऑप्शन दे रहे हैं, ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट तक नहीं जाएगी। 4 एक मोनोटोनस डिसीजन पर आने चाहिए, है ना, एक क्या कह सकते हैं कि एवरीबडी शुड बी सेटिस्फाइड विद द डिसीजन। ठीक है, चारों के चारों बहुमत में होना चाहिए ये वोटिंग, राइट। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। चलिए जी, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट आ गया। अब हमने सुप्रीम कोर्ट जजेस नंबर ऑफ एक्ट पढ़ना है जिसमें हम फुल सैंक्शन के, जो मैं पहले आपकी स्लाइड में बोल रहे थे कि फुल सैंक्शन स्ट्रेंथ 34 है। ठीक है, ये कैसे बनी 34 तक आई। सो 1956 में क्या हुआ कि बोला गया कि मैक्सिमम जजेस को 10 रखेंगे एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 10 होने चाहिए। 1956 में जब स्ट्रेंथ एक्ट की बात होती है तो बोला गया कि 10 होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस नंबर को इंक्रीज किया गया 13 तक बाय द सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 1960। ठीक है, फिर इसे 13 से 17 तक लाया गया बाय 1977 एक्ट से। सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट जो 1986 का था उसने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया 17 to 25 एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन सब्सिक्वेंटली 2009 का रिसेंटली जो ऑगमेंट हुई वो 25 से 30 बनाई गई। द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद इफेक्ट ऑफ 9/8/2018 को इंक्रीज की गई फ्रॉम 30 to 33 एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस इंक्लूड करके ये बनता है 34। सो ये प्रोसीजर, ये एक्ट्स चले हैं, स्टार्ट हुआ 10 से गया 13 1960 में, 1977 में 13 से गया 17, फिर आ गया 86 के बाद 17 से गया 25। ठीक है जी, 2009 में 25 से पहले गया 30 पर, फिर विद इफेक्ट ऑफ दिस 30 to 33 चला गया
एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस को इंक्लूड करके बनता है 34 फुल सैंक्शन सुप्रीम कोर्ट का जजेस पूरी अपनी स्ट्रेंथ पर। दिस इज ऑल फॉर दिस कोलेजियम सिस्टम। तो इतना क्लियर हो गया कि 2 जजेस अपॉइंट हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट राइट नाउ अपनी फुल सैंक्शन स्ट्रेंथ पर है। चलिए जी, गुजरात में एक सॉर्ट ऑफ वायरस सस्पेक्टेड देखा जा रहा है, दैट इज नोन एज चंडीपुरा वायरस। ठीक है, 6 बच्चों की मौत हुई है। ये वायरस 15 साल के कम उम्र के बच्चों को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, एंड दे हैव डाइड, सस्पेक्टेड है चंडीपुरा वायरस गुजरात में। अब हम इस डिजीज के बारे में पढ़ेंगे और इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे इस सेक्शन में। चंडीपुरा वायरस देखा जा रहा है गुजरात में। गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि देयर आर 6 चिल्ड्रन हैव डाइड फ्रॉम दिस वायरस सिंस 10 जुलाई से। टोटल ऑफ 12 केसेस को रिपोर्ट किया गया है। अफेक्टिव एरिया जो इंक्लूड हैं इसमें सबरकांठा आता है, अरावली आता है, माहिसागर और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। खेड़ा सत्याग्रह का आइडिया वहीं से खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है। Where the case is also reported in राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। अब ये वायरस है क्या, चंडीपुरा वायरस या CHPV इन्फेक्शन? सो ये बिलोंग करती है आपकी रेहवाडोवायरिडे फैमिली से और ट्रांसमिट होती है सैंड फ्लाइज और मस्किटोज से। ठीक है जी, सो ये किस फैमिली को बिलोंग करती है? रैबिडोवायरिडो फैमिली को, और ट्रांसमिट होती है सैंड फ्लाई और मस्किटो से। ये वायरस इंसेक्ट के सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, उसके सलाइवा में होता है और ये ट्रांसमिट होता है एनिमल्स और ह्यूमंस को थ्रू बाइट्स, पोटेंशियली कॉजेज एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस इज द एनलार्जमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, ह्यूमन नर्व सिस्टम। सो सिम्टम्स और इन्फेक्शंस क्या है इसकी? ये इन्फेक्शन स्टार्ट होती है जैसे फ्लू होता है, सरदर्द, ठीक है, कोल्ड होना, जैसे फीवर हो गया, हेडेक हो गया, नॉर्मल फ्लू लाइक लगता है आपको। वो प्रोग्रेस करता है कि उसको मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, सीजर्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट द लास्ट स्टेप इज लाइक एनलार्जमेंट होने लगती है नर्व सेल्स की या नर्व्स की, ठीक है, दैट इज रिजल्टिंग टू द एंसेफेलाइटिस। इट इज प्रीडोमिनेटली ये अफेक्ट करता है बच्चे जो 15 साल से कम है, और ये डेथ इट इज सो, इसमें फिटैलिटी इतनी ज़्यादा है, ठीक है, इतना फिटल है ये कि इसमें 24 से 48 आवर्स तक ही मौत हो जाती है बच्चे की। नेक्स्ट इज इसे मैनेज किया। अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन, कोई थेरेपी अवेलेबल ही नहीं है। करंटली कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी और वैक्सीन है नहीं, क्योंकि ये वायरस बहुत म्यूटेट कर रहा है। इसके अभी जो करंटली देखा जा रहा है, इसके लॉट ऑफ म्यूटेशंस देखी जा रही हैं। सो साइंटिस्ट आर अनएबल टू फाइंड अ वैक्सीन एंड यू कैन से थेरेपी फॉर दिस। सो मैनेजमेंट फोकसेस ऑन सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट टू कंट्रोल ब्लड, जो ब्रेन की इन्फ्लेमेशन, एंसेफेलाइटिस हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए दे आर वर्किंग। पर इसकी प्रोग्रेशन इतनी जल्दी होती है, देखिए ना, 24 टू 48 आवर्स में बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये डिजीज इतनी जल्दी रैपिडली फैल जाती है बॉडी में कि इसे कंट्रोल करना समझ ही नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल, इसे पहले कहाँ पाया गया था? ये पहले हमें मिला था महाराष्ट्र में, 1965 की बात है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? चंडीपुर डिस्ट्रिक्ट था। वहीं से इसकी वायरस का नाम पड़ा चंडीपुरा वायरस। मेजर आउटब्रेक हुआ था महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में 2003 में 2004 तक, जहां पे फर्टिलिटी रेट्स काफी हाई पर थे। इन्फेक्शन जो था वो सेंट्रल इंडिया में ही पाया गया है, ट्राइबल और रूरल एरियाज में, जहां पर हायर सैंडफ्लाई पॉपुलेशन है। सैंडफ्लाई बैठती कहाँ है? एक्चुअली ट्राइबल और रूरल एरियाज में यूज होता है काउ डंग, ठीक है, वो पोताई करने के लिए वॉल्स की। सो उसमें ये सैंडफ्लाई ज्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज चैलेंजेस क्या आते हैं कि एज आई टोल्ड यू, ये इतनी जल्दी इसका पैटर्न चेंज हो रहा है, ये इतना म्यूटेट कर रहा है कि इसे कंट्रोल करना बस में नहीं है। रिसेंट ऑब्जर्वेशन इंक्रीज की देयर इज अ मैनिफेस्टेशन इन वेक्टर बिहेवियर सजेस्ट सैंड फ्लाई जो फाइंड होती हैं 3 फीट के ऑल्टीट्यूड में, एंड देयर न्यू सिम्टम्स दे हैव डेवलप्ड लाइक ब्रेन हैमरेज हो जाना, राइट, नस का फट जाना। न्यू आउटब्रेक सेंटर्स इन मोस्टली ट्राइबल एरियाज ऑफ गुजरात। Here we are. Now there is a question. You have to identify the correct statements. So पहला स्टेटमेंट कहता है क्या ये वायरस इन्फेक्शन नेम्ड आफ्टर चंडीपुरा विलेज ऑफ गुजरात है? नहीं, एज आई टोल्ड यू 1965 में कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र में, गुजरात इज नॉट द राइट आंसर, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये वायरस बिलोंग करती है सेम फैमिली एज लाइसा वायरस विच कॉजेज रैबीज, दैट इज ट्रू, ठीक है।
दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस इन्फेक्शन अटैक करती है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को, आपके हार्ट के रिलेटेड सिस्टम को, ब्लड फ्लो को, एंड ये कॉज करती है डेथ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। नहीं, क्या होता है, फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, आपको बुखार होता है, फिर आपको ब्रेन एंसेफेलाइटिस हो जाता है या ब्रेन हैमरेज भी हमें देखने को मिला है, सीजर्स एंड एंसेफेलाइटिस। सो कार्डियक अरेस्ट तो इसमें कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं आ रहा, नर्वस सिस्टम को हैंडीकैप कर रही है ये। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। सो विच इज द करेक्ट कोड गिवन बिलो? ओनली वन। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए जी, अब बात आ रही है इंडिया रशिया को। तो आप जैसे जानते हैं, अभी जो हमने बातें की थी कुछ पुरानी वीडियोस में, जहां पे हम बोल रहे थे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए हैं रशिया में विजिट करने के लिए, सो कुछ चैलेंजेस हैं जो देखने को मिल रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड रशिया ट्रेड में। अब ये समझने की कोशिश करिए, एक युआन चैलेंज है, हाउ इंडिया रशिया ट्रेड गैप में थ्रेटन रुपीज इंटरनेशनलाइजेशन इफेक्ट्स। सो यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इंडिया और रशिया, समझिए ये रशिया है और ये इंडिया है। क्या कहता है, इंडिया रशिया से ऑयल लेता है, ऐसे बनाते हैं ना, ऑयल लेता है, ठीक है, और इंडिया कहता है हम तुम्हें पेमेंट देंगे रुपीज में पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब रशिया एक्सपोर्ट ऑयल तो कर रहा है इंडिया में। अब रशिया के बैंक में बाकी सारी करेंसीज भी हैं, जिसमें युआन आता है, डॉलर आ रहा है, पौंड आ रहा है, येन आ रहा है, ठीक है, अदर कंट्रीज के लिए, क्योंकि रशिया भी तो इंपोर्ट करेगा ना सामान। अब रशिया के पर्स में बाकी करेंसीज हैं, अब रशिया के पर्स में रुपीस भी जा रहा है। अब जैसे रशिया, एज वी नो, उसका सबसे खास सखा फ्रेंड आता है चाइना, तो अब वो उसके साथ इंपोर्ट करता है, उसे सामान इंपोर्ट करता है अपनी कंट्री में, पर चाइना कहता है मैं रुपीस नहीं लूंगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो मुझे पेमेंट करोगे मेरी अपनी लोकल में, दैट इज युआन में, ठीक है। तो रशिया को रुपीस की जरूरत क्या है, और ऐसा कोई कंट्री, बहुत सी कम कंट्रीज हैं जो रुपीस एक्सेप्ट कर रही हैं। सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो इंडिया को ऑयल लेगा रशिया से, नो मैटर कम प्राइस में ले रहा है ऑयल रशिया से, ठीक है, फायदा होता है इंडिया को थोड़ा सा, वो आप पढ़ेंगे कि कितने डॉलर का फायदा हो रहा है, बट उसको ट्रांजेक्शन करनी है किसमें, डॉलर में। अब इंडिया डॉलर लेता है मार्केट से, ये डॉलर उठाता है मार्केट से, ठीक है। जब आप मतलब डॉलर का डिमांड ज्यादा हो रही है तो डॉलर डेप्रिसिएट करेगा कि एप्रिसिएट करेगा, उसकी वैल्यू एप्रिसिएट करेगी एज कंपेयर टू द रुपीज। क्लियर है? सो हियर देयर इज अ ट्रेड इम्बैलेंस जो रशिया के साथ हमने देखा है, बिकॉज क्या हो रहा है कि ट्रेड जो रशिया के साथ मेनली हो रहा है वो ऑयल प्रोडक्ट का, वो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहा है इंडिया टू रशिया, ठीक है। न्यू दिल्ली इंक्रीज करना चाहता है अपना बायलेटरल ट्रेड 100 बिलियन का, टू कर्ब इट्स ऑयल इंपोर्ट बिल एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द यूएस डॉलर। हाउएवर यूक्रेन की वॉर जब से 2022 से हुई है, ट्रेड थोड़ा इम्बैलेंस इंडिया ने देखा है। जो अमाउंट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया इंडिया इंपोर्ट करता है वो देखिए 57 बिलियन है, जिससे ट्रेड डेफिसिट हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, है ना। डेफिसिट मतलब कि आपके इंपोर्ट ज्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट से, ठीक है। रशिया बहुत कम सामान ले रहा है इंडिया से, इंडिया 57 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहा है, ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम रशिया। अच्छा, ठीक है। सो इंडिया हैज नो मैटर, उसने सेव किया है $10 बिलियन बाय थोड़ा सस्ता रशियन ऑयल खरीद कर, ठीक है। हाउएवर लो एक्सपोर्ट्स टू रशिया, ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में डेफिसिट हमने देखा, ये प्रिवेंट कर रहा है इंडिया का जो रिलायंस है या डिपेंडेंसी है ऑन द यूएस डॉलर, बिकॉज वो एक ट्रांजेक्शन ही कर रहा है डॉलर्स में है। सो इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड गैप ऑन करंटली यूसेज क्या है? चाइना ने कैपिटलाइज किए हैं एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को रशिया में बाय बैलेंसिंग। मैंने कहा ना, जैसे चाइना से अगर रशिया कोई सामान लेता है तो चाइना क्या कहता है, ट्रांजैक्शन आप जनाब करेंगे मेरी करेंसी में, दैट इज युआन में करेंगे ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो वो अपनी लोकल बैलेंस कर रहे हैं अपनी ट्रेड को, फॉस्टरिंग द यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अराउंड 95% जो चाइना रशिया का ट्रेड है वो डोमेस्टिक करेंसीज को इस्तेमाल हो रही है। इंडिया के साथ विपरीत केस है, इंडिया में कौन सी करेंसी इस्तेमाल हो रही है, डॉलर। This trend pressures Indian refineries to use Chinese yuan, conflicting with India's internationalize अपना रुपी को करने से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं? नाउ द मोदीज विजिट टू इंडिया एंड रशिया अग्रीड टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स को करेंगे और एक
ट्रेड डील इस्टेब्लिश करेंगे विद द यूरेशियन इकोनॉमी यूनियन के बीच में और कोऑपरेट करेंगे इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। ये प्लान है टू इम्प्लीमेंट जॉइंट प्रोजेक्ट, एक्सपैंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड डिस्कस द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स। इसी के साथ हम पढ़ते हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है क्या। ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक आपका यूनियन है और एक फ्री ट्रेड जोन है जो कंट्रीज कंप्राइज करता है सेंट्रल और नॉर्दर्न एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2014 में अस्ताना में ऑन द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के ट्रीटी पर। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, काजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन क्रिएट हुआ अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को रेज करने के लिए और कॉपरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए बिटवीन द इकोनॉमीज एंड प्रमोट करेगा स्टेबल डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द नेशंस ऑफ दिस मेंबर स्टेट। तो रशिया इंडिया को पार्ट बनाना चाह रहा है ऑफ दिस इकोनॉमिक यूनियन का। नाउ अगेन अ क्वेश्चन टू यू इज दैट लेट्स ट्राई, हम इकट्ठे कोशिश करते हैं। इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $66 बिलियन है फिनेंशियल ईयर 2024 में। हाँ, 54 तो हमने पढ़ा ना कि इसमें हमने पढ़ा कहाँ गया, 57 तो इसका सिर्फ इंपोर्ट है, बाकी जो पोर्शन है वो एक्सपोर्ट करता है। तो $66 बिलियन है फिनेंशियल ईयर 2024 में। दिस इज ट्रू। इंडिया मैनेज टू सेव नियरली 10 बिलियन फॉर बाय इंपोर्टिंग चीपर ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। वेरी ट्रू, दैट्स वी हैव क्लियर्ड फ्रॉम आवर कंटेंट। इंडिया का बैलेंस ट्रेड है विद रशिया इज इन फेवर ऑफ इंडिया। नहीं, इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा है। व्हेन इंपोर्ट इज क्या है, एक्सपोर्ट जब ज्यादा होता है इंपोर्ट से तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है या इक्वल होता है, ठीक है। जब इंपोर्ट आपका ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट से, दैट मीन देयर इज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इन फेवर ऑफ अदर कंट्री। So balance of trade is in favor of Russia, not India. So this statement is completely false. So कौन सा कोड इसमें ठीक है? That is only 2. B answer is the right one. चलिए जी, रेयरेस्ट व्हेल मिली है न्यूजीलैंड के पिट आइलैंड पे हमें। न्यूजीलैंड साइंटिस्ट हैव मेड अ ब्रेक थ्रू कि कंट्रीज कंजर्वेशन एजेंसी ने अनाउंस किया है कि एक क्रिएचर फाउंड हुआ है जो साउथ आयरलैंड बीच पे वॉशअप होकर सी से आया है एंड ये शायद स्पेड टूथ व्हेल है, ठीक है ना। व्हाट इज दिस स्पेड टूथ व्हेल? एक तो ये रेयरेस्ट व्हेल है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, और इसे ऑब्जर्व अलाइव नहीं कभी किया गया, विच मीन द पॉपुलेशन साइज या तो इसका डाइट और हैबिटेट एंड वेस्टेशन रिमेन, ये लार्जली मिस्टीरियस है, अननोन हमें डेटा है अबाउट दी स्पेड टूथ व्हेल के बारे में। फर्स्ट हमने इसके जो बोन्स थे वो हमें मिला थे 1972 न्यूजीलैंड के पिट आइलैंड में, ठीक है। लेटेस्ट डिस्कवर्ड जो स्पीशीज है उसका 5 मीटर लॉन्ग बीक है, ठीक है, और उसे कलर पैटर्न से आइडेंटिफाई किया गया है, उसके स्कल के शेप से उसके बीक के पैटर्न से और उसके टीथ से जब वो पानी के बाहर मतलब ऑन द शोर आई थी। ये है पिक्चर, राइट। सो हम पिट आइलैंड के ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे। सो हियर ये न्यूजीलैंड का मैप है, यहाँ पे चैथम आइलैंड है और इसके साउथ में आता है पिट आइलैंड। यहाँ पे हमें ऑन शोर ये स्पेड टूथ व्हेल मिली है। अब इसकी एक हिस्ट्री है। रिसर्चर्स क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे किस ट्राइब के साथ? माओरी ट्राइब के साथ जो पिट आइलैंड में है, क्योंकि माओरी ट्राइब कंसिडर करता है स्पेड टूथ व्हेल को एज अ सेक्रेड टोंगा, ठीक है, न्यूजीलैंड बाय इंडिजिनस पीपल लिविंग विद पास्ट ट्रीटीज। इवन न्यूजीलैंड एक ट्रीटी में है इनके साथ, इस ट्राइब के साथ, बाय कंसिडरिंग कि ये हम इस व्हेल को ट्रीट करेंगे एज अ लीगल पर्सन, ठीक है, लीगल पर्सन। जैसे कि इंसान के पास जितने राइट्स हैं न्यूजीलैंड में, वैसे ही इस व्हेल के पास भी राइट है ऑन द न्यूजीलैंड कंट्री में, राइट। दो ये लीगल बाइंडिंग ग्लोबली नहीं है, न्यूजीलैंड का सिर्फ ये ट्रीटी है विद द लोकल ट्राइब। सो IUCN के डेटा के हिसाब से ये डेफिशिएंट डेटा है इसके बारे में हमारा। So the question comes over, we have to identify कि which one is correct, right? Correct statement. So ये extinct species थी whale की that one used to live near New Zealand in Southern Pacific Ocean. न्यूजीलैंड में ठीक है, Southern Pacific Ocean पिट आइलैंड में पाई जाती है, पर एक्सटिंक्ट हमें इसके बारे में कोई डेटा ही नहीं है, मिस्टीरियस है, अलाइव देखा ही नहीं गया, हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्पेट, ये फाउंड हुआ था पिट आइलैंड में। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। ये रिकॉग्नाइज की जाती है एज अ लीगल पर्सन ग्लोबली एज पर इंटरनेशनल ट्रीटी। नहीं,
न्यूजीलैंड इसे रिकॉग्नाइज करता है एज अ लीगल पर्सन, ठीक है, अपनी टेरिटरी के अंदर, बट ग्लोबली इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता एज अ लीगल पर्सन. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. This statement is also incorrect. This statement is also incorrect because यहाँ पे data deficient है. So which one is correct? Only one is correct. So with this, we have completed our current affairs of 17 July 2024. I hope this series is helpful to you. Thank you so much. Bye bye.